गली में पहरा देते चौकीदार की डंडे की खटखट और सन्नाटे को चीरती हुई राघव के खर्राटों की आवाज के बीच कब रात का तीसरा प्रहर भी सरक गया पता ही नहीं चला। पल पल उधड़ बुन में डूबा दिमाग और आने वाले कल होने वाली संभावनाओं से आशंकित मन पर काबू रखना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। मैं लाख कोशिश करती, फिर भी 2 दिन पहले वाला प्रसंग आंखों के सामने उभर ही आता था। उन तल्ख तेजाबी बहसों और तर्क तुर्क के पेड़ कंटील झाड़ की चुभन से खुद को मुक्त करने का प्रयास करती तो एक ही प्रश्न मेरे सामने अपना विकराल रूप धारण करके खड़ा हो जाता। क्या खूनी रिश्तों के तार तार होने का सिलसिला उम्र के किसी भी पड़ाव पर शुरू हो सकता है? कभी न बोलने वाली वसुधा भाभी तभी तो गेंगू सांप की तरह फुफकारती हुई बोली थी, सुमी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बार आई हो तो माँ बाबूजी को समझा कर ही जाओ। उन्हें रहना है तो ठीक से रहे, वरना कोई और ठिकाना ढूंढ ले। कोई और ठिकाना? बाबूजी के पास तो न प्लॉट है न ही कोई फ्लैट। बैंक में भी मुट्ठी भर रकम होगी, बस इतनी जिसमें 1-2 महीने पेंशन मिलने पर भी गुजर बसर हो सके। कहाँ जाएंगे बेचारे? भाभी के शब्द सुनकर कुछ क्षणों के लिए जैसे रक्त प्रवाह थमसा गया था। जिस बहू का आंचल कितनी ही व्यस्तताओं के बावजूद कभी सिर से सरका ना हो, जिसने ससुर तो क्या घर के किसी भी सदस्य से खुलकर बात न की हो, वह क्यों अचानक अपनी ननद से मुंहजोरी करने का दुआस भी कर सकती है? मैं भी पलटकर भाभी के प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब देने ही वाली थी कि माँ ने बीच बचाव सा किया था। बहुत ठीक ढंग से तुम्हारा क्या मतलब है? मकान का पिछला हिस्सा खाली करके इन्हें हमारे साथ रहना होगा। भाभी ने अपना फैसला सुनवाया। उस हिस्से का क्या करोगे? अपनी ऊंची आवाज से मैंने भाभी के स्वर को दबाने की पूरी जोर कोशिश की तो जोर जोर से चप्पल फटकारते हुए वे कमरे से बाहर चली गई। मैंने एक नजर विवेक भैया पर डाली कि शायद अपनी पत्नी की ऐसी हरकत उन्हें शर्मनाक लगी हो, पर वो मेरा कोरा भ्रम था। भैया की आवाज तो भाभी से भी बुलंद थी। किराए पर देंगे और क्या करेंगे? इस मकान को बनवाने के लिए बैंक से इतना कर्जा लिया है, उसे भी तो उतारना है। कोई पुरखों की जमीन जायदाद तो है नहीं। किराए पर ही देना है तो हमसे किराया ले लो, मैं अपना चौका ऊपर ही समेट लूंगी। अपने घुटनों को सहलाती हुई माँ बेटे के मुंह में इस कदर फंसी हुई थी कि इस बात की तह तक पहुंच भी नहीं पा रही थी कि उन्हें घर से बेघर करने में भाभी को भैया का पूरा साथ मिला हुआ है। पथराए जैसे बाबूजी चुपचाप पलंग के एक कोने पर बैठे बेमकसद एक ही तरफ देख रहे थे। कुल मिलाकर 2,000 रुपए तो पेंशन के मिलते हैं। उतना तो आपका निजी खर्चा है। मकान के उस हिस्से से तो 3,000 रुपए की उगाही होगी। भैया ने भाभी की आवाज में आवाज मिलाई तो बाबूजी अपने बेटे का चेहरा देखते रह गए थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जब पुत ही कपूत बन जाए तो उस पराये घर की बेटी को क्या कहा जा सकता है? फुसफुसाती हुई माँ की आवाज भीग गई। वे रोते रोते भी बाबूजी से उलझ पड़ी। इसलिए तो तुमसे कहती थी 4 पैसे बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो, पर तुमने कभी सुनी मेरी? अब देख लिया अपनी औलाद भी किस तरह मुंह फेरती है। मैं माँ की बात और नहीं सुन पाई थी। पूरा माहौल तनाव भरा हो गया था। अगले दिन चुपचाप अपने घर लौट आई थी। अब वहाँ कहने सुनने के लिए बचा ही क्या था? अब तो सारे रिश्ते ही झूठ लग रहे थे। शाम को मैं चौके में चाय बनाने के लिए घुस गई थी। मन मस्तिष्क जैसे बस में नहीं थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नहीं बन पाई तो राघव खुद ही चौके में आ गए थे। एक प्याली मुझे देकर दूसरी प्याली हाथ में लेकर अम्मा के पास जाकर अखबार खोल कर बैठ गए। सुबह के कुछ घंटे अम्मा के साथ बिताना उनकी आदत में है, इसलिए तो मैंने उन्हें श्रवण कुमार का नाम दिया था। चौके से बाहर निकलकर मैं कुछ काम निपटाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी, पर मन तनाव की गिरफ्त में था। भाभी के बर्ताव का डंक मेरे मन में बुरी तरह चुभा हुआ था। भाभी तो पराए घर की है, पर भैया को क्या हुआ? वे तो सबकी इज्जत करते थे, फिर ये बदलाव क्यों आया? न जाने कब आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं गश खाकर गिर पड़ी। आँख खुली तो अम्मा मेरी पेशानी सहला रही थी और बदहवास से राघव मेरी आंखों पर
पानी के छींटे डाल रहे थे। क्या बात है सुमी, कुछ परेशान दिख रही हो? उन्होंने पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। चालाकी से मैंने अपना दुख छिपाने की नाकाम सी कोशिश की, पर पूरे शरीर का तो खून ही जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। राघव आश्वस्त नहीं हुए थे। देखो सुमी, सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। हम तुम्हारे अपने ही तो हैं, कुछ कहती हो क्यों नहीं? मैं सोचने लगी कि राघव जैसे लोग कितने सुखी रहते हैं, बिना किसी गिले शिकवे के जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हर रिश्ते को कसौटी पर ही परखते रह जाते हैं। जिंदगी में जो पाया है उससे संतुष्ट नहीं होते, कुछ और पाने की लालसा में जो कुछ पाया है उसे भी खो देते हैं। अपराध बोध मन पर हावी हो उठा था। राघव के कसे हुए तेवर मेरे मैं राघव के कसे हुए तेवर में दोस्त की परछाई थी, फिर भी विश्वास करने को भी जी नहीं चाह रहा था। अपने अभिभावकों को पक्षधर बने रहने वाले राघव को भला मेरे मायके वालों से क्यों सहानुभूति होने लगी? आज भी यदि अम्मा और मुझे एक ही तुला पर रखकर तोला जाए तो शायद राघव की नजरों में अम्मा का ही पलड़ा भारी होगा। एक नजर अम्मा को देखा था। कहते हैं औरत ही औरत की पीड़ा को समझ सकती है, पर उन आंखों में भी जो भाव थे उन्हें अपनेपन की संज्ञा देना गलत था। मौके बेमौके अम्मा कितनी बार तो सुना चुकी थी, अपने मायके का दुख डंक की तरह चुभता है। जाके पैर न फटी बाई, वह क्या जाने पीर पराई। की दुआई समय समय पर देने वाली अम्मा इस समय मेरे मर्म पर निशाना लगाने से नहीं चूकेंगी। इतना तो इस घर में इतने वर्षों से रहते रहते जान ही गई थी। शादी के बाद हर 2 दिनों में मेरे मायके में संदेश भिजवाने वाली अम्मा की नजरें मेरी ही माँ बाबूजी में खोट निकाल लेंगी। प्याज के छिलकों की तरह अतीत के फिर से मेरी आंखों के सामने खुलते चले गए थे। जब भी अम्मा पिताजी इकट्ठे बैठते अम्मा आंखें नम कर लेती। संस्कार बड़े से मिलते हैं। मैं तो पहले ही कहती थी किसी अच्छे परिवार से नाता जोड़ो। मेरा राघव इकलौता बेटा है, उसकी तो गुरुस्ती ही नहीं बसी। ऐसी बात नहीं है, पिताजी भीगे स्वर में कहते। बहू के मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। रमेश चंद्र प्रोफेसर थे, शीला बहन तो प्रायोगिकों भी अपना बनाने वालों में है। भाई कितना मिलनसार है और भाभी अमीर खानदान की इकलौती वारिस है, पर घमंड तो छू तक नहीं गया। हाँ, बहू का स्वभाव विचित्र है, संवेदनशीलता भावुकता नाम को भी नहीं है। मैं तो हीरा समझ कर लाया था, अब ये कांच का टुकड़ा निकली तो जख्म तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगे। पिताजी मेरे मायके का जुगोराफिया खींचते खींचते जब मुझे कोसते तो अम्मा के जख्मों की कुरेदन और बढ़ जाती। तो मेरे माता पिता को बुला भेजते। शिकायतों की फेहरिस्त काफी लंबी होती थी। जैसे मुझे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, पति को कुछ समझती नहीं, कोई काम करने से कर नहीं सकती, बेहद नकचड़ी है आपकी बेटी। कहते कहते अम्मा बहस का सारांश पेश करती। माँ सजायाफ्ता मुजरिम की तरह गर्दन लटका कर मेरा एक एक गुनाह कबूल करती जाती। बाबूजी कभी उनके आरोप का खंडन करना चाहते भी तो माँ आंख आंख के इशारे से रोक देती। समझी आने में तर्क वितर्क करना उन्हें जरा नहीं आता था। फिर राघव तो उनके दामाद थे, उन्हें कुछ बुरा न लगे इसलिए वे चुप ही रहना पसंद करती थी। बेचारी माँ को देखकर ससुराल के लोगों पर गुस्सा आता और माँ पर दया। निम्न मध्यवर्गीय परिवार में 2 बच्चों की माँ से अधिक निरीह है जीव शायद और कोई नहीं होता। इधर मेरे माता पिता के घर से बाहर निकलते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता। अम्मा पिताजी किसी न किसी बहाने से घर के बाहर निकल जाते थे ताकि हम दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर सके, इस मसले को हल कर सके। पर मुझे तो उस समय राघव की शक्ल से भी चिढ़ हो जाती थी। उन्हीं के सामने मेरे माता पिता की बेइज्जती होती रहती थी, पर वे मेरे मेरे पक्ष में एक शब्द भी कहने के बजाय उपदेश ही देते रहते थे। अम्मा घर लौट कर बड़े प्यार से एक थाली में 56 भोग परोस कर मुझे समझाती थी। बहू, कमरे में जा, राघव अकेला बैठा है, खुद भी खा उसे भी खिला। मेमने की खाल में भेड़िया। मैं मन ही मन बुदबुदाती। उसी को तो चितरिया चितिर कहते हैं। मन में दबा गुस्सा मुंह पर आ ही जाता था और मैं चिढ़कर जवाब देती थी।
कोई नन्हे बालक है जो मुंह में निवाला दूं? अपने लाडले की खुद ही देखभाल कीजिए। तो कमरे में जाने के बजाय मैं घर से निकल पड़ती और सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाती। कॉलोनी के लोग अक्सर पार्क में चहलकदमी करते रहते थे। मेरी पनेली आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर आसपास खड़े लोग में जिज्ञासा पैदा हो जाती थी। वे तरह तरह की अटकलें लगाते, कोई कोई कुछ कहता, कोई कुछ पूछता। मैं घर में घटने वाले छोटे से छोटे प्रसंग का बढ़ चढ़कर बयान करती। ससुराल पक्ष के हर सदस्य को खूब बदनाम करती। घर लौटने का मन न करता था। ऐसा लगता सभी मेरे दुश्मन हैं, यहाँ तक कि माँ बाबूजी भी दुश्मन लगते हैं। इन्हें लोगों को कुछ कहने के बजाय वे यो मुंह लटका कर चले जाते हैं, जैसे बेटी देकर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। 2-4 दिन शांति से बीतते और फिर वही किस्सा शुरू हो जाता। गलती राघव की थी, उसके अभिभावक की थी या मेरी, नहीं जानती। पर मेरी पेशी के लिए मेरे बाबूजी को ही आना पड़ता था। उसी समय में मैं माँ तंग आ गई थी। तब विवेक भैया ही आकर मुझे ले जाते थे। मायके में भी मेरे लिए उपदेशों की कमी नहीं थी। राघव इकलौता बेटा है, सर्वगुण संपन्न, न देवर न कोई ननद, जमीन जायदाद का इकलौता वारिस है। तू थोड़ा झुककर चले तो घर खुशियों से भर जाए। माँ, अगर तुम चाहती हो कि बेजबान गाय की तरह खूंटे से बंधी जुगाली करती रहूं तो तुम गलत समझती हो। यहाँ वहाँ डोलती भाभी मेरे मुख से निकले हर शब्द को चुपचाप सुन रही होगी। इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उनके हाव देखकर जरा भी एहसास नहीं होता था कि मेरे शब्दों ने उन पर कोई प्रभाव भी छोड़ा होगा। माँ अकेली में मुझे समझाती, पगली, समझौता करना औरत की जरूरत है। अपने अपनी भाभी को देखकर लाखों का दहेज लाई है, हमने तो तुझे 4 चूड़ी और लाल जोड़े में ही विदा कर दिया था। तब मैं दांत पीस कर जाती। कैसी माँ है, बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं। माँ जाती तो बाबूजी मेरे पास आकर बैठ जाते, मेरे लिए मेरे सिर पर हाथ रख कर कहते, चिंता मत कर सुमी, मैं जब तक जिंदा हूँ तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। न जाने कैसे लोगों से पाला पड़ा है, लोग बहू को बेटी की तरह रखते हैं, और ये लोग। उम्मीद है दोस्तों आपको एक छोटी सी फैमिली स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।